गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम मानव जनन में इस समय बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और पिछली क्लास में मैंने बात की था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो दोस्तों मैंने क्या वृषण के बारे में पढ़ा दिया है और टेस्टिस के बारे में मैं वृषण के बारे में पढ़ा दिया हूँ। उसके पहले मैंने क्लास ली थी जिसमें मैंने कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर किया है। तो दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं उन सबको कवर कर रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको जो टॉपिक हार्ड लग रहा हो वो टॉपिक आप कमेंट में करते जाइए और उन टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता जाऊंगा ताकि आप आसानी से एग्जाम दे सकें। तो दोस्तों मुझे जो लग रहा है कि जिस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जहां से आपको ज्यादा नंबर बन सकते हैं और जो एग्जाम होता है उसमें ज्यादा करके बच्चों को प्रॉब्लम होती है स्ट्रक्चर। तो दोस्तों मैं उन सभी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर कवर कर दे रहा हूँ जो सभी चैप्टर में मेंशन है और क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ मैंने इस चैप्टर को यहाँ से लिया है तो इसको मैं यहाँ आपके जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वहां की वैल्यू में मैं बताऊंगा। उसके बाद जो यहाँ पर हमारा चैप्टर है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी वैल्यू भी मैं बताऊंगा। फिर यही जाकर के कुछ वैल्यू देता है हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। तो दोस्तों इन सभी चैप्टर्स में क्या इसका रोल है तो मैं सारी बातें मैं यहाँ पर कवर करूंगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों अगर क्या आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको तुरंत कमेंट में लिख कर भेजिएगा। और अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ उसको पूरा पूरा दोस्तों बढ़िया से ध्यान से सुनिए और क्या वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शुरुआत में स्किप ना किया करें। ठीक है दोस्तों, तो हम जल्दी से बात करेंगे क्या अपने इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं देखते हैं। तो एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, टिपिकल स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों जैसे बना है ये रियल में ऐसे ही होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता है। ये क्या होता है फीमेल के जो पेल्विक रीजन होता है, श्रोण रीजन होता है, वहां पर अंदर की ओर क्या होता है प्रेजेंट होता है। अब देखिए अगर इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये क्या होता है ऐसे ही काटा हुआ है, ए डाइसेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर ए डाइसेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसका रियल स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता है। हम बात करते हैं अगर आप देखे होंगे नाशपाती, तो उस नाशपाती उल्टे नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर का, जिसको हम यूटेरस बोलते हैं। ये यूटेरस होता है और ये तो पाइप जुड़ी होती है जिसको हम क्या डक्ट कह सकते हैं, नली जुड़ी होते हैं इधर और इधर, इसको हम क्या ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ए होता कैसे है। अगर क्या है इसकी ओपनिंग, ये जो ओपनिंग होती है वो फीमेल में क्या होती है नीचे की ओर होती है, डाउन द वर्ड होती है। अगर देखा जाए तो ए ऐसे टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो इसको देखा जाए तो ए ऐसे टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे होता है तो जिसमें देखो ए नीचे की ओर ओपनिंग है, नीचे की ओर ओपनिंग है और चारों ओर क्या होती है वाल होती है, दीवार होती है चारों ओर। ठीक है, तो ऐसे भी दिख रहा है तो क्या एक ही साइड दो साइड में वाल दिख रही है, लेकिन क्या अगर मैं ऐसे बता रहा हूं तो ये ऐसे होगा और इसके चारों ओर दीवार होगी और क्या ये अंदर का स्ट्रक्चर होगा जहां पर यूटेरस कैविटी होगी। ठीक है, और इस साइड से एक डक्ट जुड़ी होगी फैलोपियन ट्यूब और एक इस साइड से डक्ट जुड़ी होगी, इसको फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। तो इस प्रकार की इसकी प्रेजेंस होती है। तो आपको मैं बता दूं आप इसको इस तरीके करना एज्यूम करके इसको ये समझिएगा कि एक कंप्लीट क्या होगा स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर एक ओपनिंग हुई और वो ओपनिंग ये है। तो हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बना होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के नाम से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंदी में इसको मादा जनन तंत्र कहते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये मादा जनन तंत्र कैसे बना है दोस्तों, हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है ये फिमरी है, उसके बाद ये जो इतना स्ट्रक्चर है हम देखते हैं ये जो हमारा इन्फंडिबुलम है, एम्पुला है और इस्थमस है, ये तीनों मिल करके बनाते हैं ओविडक्ट। क्या बनाते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, ए ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। तो ये देखते हैं यहाँ पर भी क्या है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर भी। तो ये क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 2। उसकी बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के बाद आ जाता है ये यूटेरस। तो यूटेरस की संख्या कितनी होती है, 1। यूटेरस हो गया। तो दोस्तों ए यूटेरस हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, सर्विक्स, फिर उसके बाद क्या हो गया, वाजाइना। तो ओविडक्ट, सर्विक्स, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वाजाइना, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे क्या, ये ओवेरी। ओवेरी भी क्या होती है, एक पेयर में होती है। तो इस प्रकार से ये सभी मिलकर बनाते हैं क्या, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये तो सभी क्या हो गए, डक्ट हो गए। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कुछ यहाँ पर ग्लैंड्स भी होती हैं जो क्या करती हैं, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब इसमें पार्टिसिपेट करने वाली ग्लैंड जो होती हैं वो क्या होती है, बार्थोलिन्स ग्लैंड एंड क्या वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है और क्या बार्थोलिन ग्लैंड है वो क्या होती है, इसकी सहायक ग्रंथियां। तो दोस्तों मैं ऐसे टॉपिक वाइज में आपको यहाँ पर बताता चल रहा हूँ, फिर मैं क्या इसको कवर कर दे। हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है वो किससे बना होता है। इसमें क्या होता है, एक जोड़ी, हिंदी में लिख देते हैं, एक जोड़ी अंडाशय, अंडाशय। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक क्या होता है, ओवेरी या अंडाशय। इधर भी ओवेरी है और इधर भी ओवेरी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय कामा एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ी अंडवाहिनी। तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं, यहां से ओवम बाहर रिलीज होगा, और ओवम यहां पर जब बाहर रिलीज होगा तो जब फॉलिकुलर फेज आएगा, जब क्या ओवुलेटरी फेज आएगा, ओवुलेशन होगा, अंडोत्सर्ग होगा, तो ये जो फिमरी है वो यहां से ओवम को रिसीव करेगी, और रिसीव करके इसके अंदर एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग द्वारा यहां से इसको डाल लेगी। तो अब ये जो क्या है, ये ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट सिलिएटेड होती है, सिलिएटेड होती है। यहाँ पर क्या सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और सिलिया का फंक्शन होता है किसी भी मटेरियल को या किसी भी सेल्स को वन साइड मूवमेंट करवाना। सिलिया बस का एक साइड मूवमेंट करवाती है, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट करवाती है, गति करवाती है, एक और क्या गति करवाती है। तो ओवम को यहां से ऐसे ऐसे क्या मूवमेंट करवा करके स्लोली स्लोली ओवम को आगे यहां पर क्या भेज देती है। तो इस प्रकार से ओवम आगे बढ़ता है। तो मैं यहां पर बताऊं ऐसे इस प्रकार भी ओवम आगे बढ़ता है। तो ओवम का ये देखो, एक जो क्या फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट क्या होता है, इन्फंडिबुलम, जो एक कीप के आकार की संरचना होती है। कैसे है, एक कीप के आकार की संरचना होती है जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं, और इसके आगे जो प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्या फिमरी कहते हैं। तो मैं इसकी बात कर देता हूं, इसको यहां पर बोला जाएगा फिमरी। तो फिमरी बोलते हैं, और ये फिमरी ओवम को रिसीव करके अंदर कर लेगी, और यहाँ पर क्या होंगे, सिलिया होंगे, और सिलिया मूवमेंट करवा करके ओवम को अंदर की ओर भेजेंगे। अब अंदर की ओर भेजेंगे तो यहाँ पर एम्पुला रीजन में जब पहुंचता है ओवम, तो एम्पुला एक ऐसी साइट होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों अगर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप इसको क्या अपने वाइवा के लिए तैयार किए हैं इस फिगर को, तो जाहिर बात है वहां पर ये सारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, और क्या ओविडक्ट के कितने पार्ट होते हैं, कहां से कौन सा एंडिंग पार्ट होता है, कौन सा उसका इंटरनल पार्ट होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ओविडक्ट एक क्या पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है, या मतलब कि एक नली के आकार की संरचना होती है, जो क्या एंड पार्ट क्या होता है, इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है एंड पार्ट में, जिसको क्या होते हैं हम फिमरी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब उंगलियों नुमा क्या उभार होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं फिमरी। और फिमरी में कुछ का इनफोल्डिंग सिलिया होते हैं जो ओवम को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। तो ओवम जब यहां से निकलेगा तो इसको रिसीव करते हैं। तो दोस्तों जब ओवम यहां पर जाएगा तो अब इसके पास सिलिया है, और सिलिया द्वारा, तो दोस्तों यहां पर बात कीजिएगा तो पहले बता दीजिएगा उसके पार्ट वाला, उसके जो फिमरी के पास वाला एरिया होता है जो कीप के आकार से होते हैं, उसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। फिर यहां से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम क्या जिसको हम सिलिया बोलते हैं। तो सिलिया के थ्रू क्या ओवम आगे मूव करेगा। अब आगे मूव करेगा तो एम्पुला रीजन में पहुंचेगा। तो दोस्तों ये एम्पुला रीजन एक ऐसी साइट होती है, एम्पुला रीजन एक ऐसी साइट होती है जहां पर क्या होता है, लगभग 90% फर्टिलाइजेशन होने के चांस कहां पर होते हैं, एम्पुला रीजन में। क्योंकि अगर मैथुन हुआ है, ये वैजाना है, ठीक है दोस्तों,
ए वजाना है, वजाना के द्वारा अगर क्या कपलेशन हुआ है तो सीमेन अगर यहाँ पर रिलीज हुआ है तो सीमेन के जो स्पर्म होते हैं ऐसे ऐसे यहाँ से मूव कर करके यहाँ पर स्पर्म मूव कर करके तो दोस्तों ऐसे मूव करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये जो स्पर्म होते हैं ये मूव करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं और इस एरिया में पहुंच करके ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। तो दोस्तों मैं यही बात बताना चाहता हूं कि इन सब पॉइंट्स पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन साइट है क्या है आपका एम्पुला। अगर दोस्तों ये एम्पुला है और उसके आगे क्या है स्थमस, तो जरूरी नहीं है कि यहीं पर ही हो फर्टिलाइजेशन। ये एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, एम्पुला एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है। ये आप बात कर सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसका एक घुमा हुआ क्षेत्र होता है या एक कर्व्ड संरचना होती है जिसको एम्पुला कहा जाता है। और एम्पुला में सबसे अधिक चांस होते हैं क्या फर्टिलाइजेशन होने के। तो दोस्तों इतनी सी बात हो गई। अब मैं बात करूं इसके अलावा और कहां पर चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के, तो वही एक क्या होता है स्थमस। स्थमस कहां पर है, ये जो हमारे यूट्रस के पास वाला एरिया जो होता है उसको हम स्थमस कहते हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना फर्टिलाइजेशन के सबसे ज्यादा चांस तो ये है, लेकिन क्या इसके बीच में भी क्या फर्टिलाइजेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। क्या बोला जाता है, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। तो हम बात करते हैं एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। तो दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं क्या होता है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। ए बीच वाला होता है जहां पर हम बात करते हैं एम्पुला और स्थमस क्या होते हैं जुड़ते हैं। जहां पर एम्पुला और स्थमस जुड़ते हैं उसको एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन कहते हैं। तो इतने एरिया में फर्टिलाइजेशन सबसे अधिक होता है। तो फर्टिलाइजेशन की साइट पूछा जाता है दोस्तों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन कभी कभी जो टीचर्स आते हैं पूछ लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी होती है, ओविडक्ट संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एक इधर है और एक इधर, लेफ्ट एंड राइट आप बता दीजिएगा, 2 होती है। ठीक है, और क्या ओवेरिक संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जो आपको सिंपल दिख रहा है दोस्तों इसको एकदम क्या बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, सारी संरचना आप यहां से देख सकते हो। और देखते हैं हम फिर बाद में कि ये जो फैलोपियन ट्यूब अंदर आई। अब फैलोपियन ट्यूब अगर एक पाइप है एक डक्ट है तो मैं बात करता हूं यहां पर भी क्या एक डक्ट की तरह ओपन होगी, क्या होगी एक डक्ट की तरह ओपन होगी। तो ये यूटेरस की कैविटी है, यूटेरस की कैविटी है जहां पर क्या होता है बेबी क्या होता है, जहां पर बेबी क्या होते हैं डेवलप होते हैं। तो दोस्तों ये यूटेरस की कैविटी है। तो कैविटी में जब ये खुलेगा तो इस एरिया को क्या कहेंगे एक पाइप जैसा एक ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियम बोला जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद करके रखना। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो यूटेरस में ऑस्टियम द्वारा खुलती है। किसके द्वारा, ऑस्टियम द्वारा खुलती है। और मैं बता दूं यहाँ पर जो क्या आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे जिसको हम सिलिया बता रहे हैं। अगर ये सिलिया है तो सिलिया का मेन फंक्शन क्या होता है कि ओवम को मूवमेंट करवाना, ओवम को गति प्रदान करना, साथ ही साथ ये कुछ क्या नरिशमेंट क्या सिक्रीशन करते हैं, क्या करते हैं कुछ नरिशमेंट और क्या प्रोटेक्टिव सब्सटेंस का स्रावण करते हैं। मतलब कुछ पोषक पदार्थ और क्या कुछ सुरक्षात्मक पदार्थ को स्रावित करते हैं जो अंडाणुओं की सुरक्षा करता है। क्या करता है, अंडाणुओं की सुरक्षा करता है और अंडाणुओं को पोषण देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने बात की कि जो एक या सिलिया होते हैं, सिलिया का मेन फंक्शन क्या होता है, जो अंडाणु आ रहा है अंडाणु को अब इतनी बात क्यों कि अंडाणुओं को ट्रांसपोर्ट क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि एक गोल स्ट्रक्चर है, इसके पास मूव करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि स्वयं से गति कर सके। अगर ये स्वयं से गति नहीं कर सकता है तो इसको गति तो करवाना ही पड़ेगा ना। तो इसको गति करवाने के लिए सिलिया प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सिलिया प्रेजेंट होती है जो क्या इसको आगे मूव करवाती है। साथ ही साथ इन्हीं सिलिया की जो एपिथेलियल वॉल होती है वहां पर क्या कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं जो पोषक पदार्थ स्रावित होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या कुछ सुरक्षात्मक पदार्थ स्रावित होते हैं जिसका क्या करता है, जो इस ओवम को पोषण देता है और इसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई। अब ओवम यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवम हो वो क्या डे बाय डे आगे धीरे धीरे मूव करता हुआ आता रहता है। डे बाय डे का मतलब क्या है कि मतलब फर्स्ट डे फर्टिलाइजेशन तो बन गया क्या जाइगोट, सेकेंड डे बनेगा मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, इसे क्या प्रक्रिया चलती रहेंगी। तो लगभग क्या
लगभग 6 से 9 दिन के भीतर जो क्या, अगर क्या यहाँ पर मैं बात करूं, ए फर्टिलाइजेशन कर दिया है ओवम का, तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 कोशिका बन गई, जिसको हम जाइगोट बन गए, तो भाई जाइगोट बना, फिर उसके बाद क्या इसमें विभाजन हुआ तो 2 कोशिका बन गई। अब 2 कोशिका के बाद फिर ये डिवाइड होगा 4 कोशिका, 4 कोशिका के बाद फिर क्या बनेगा 8 कोशिका। ऐसे संरचना बनती जा रही है दोस्तों। यहाँ पर क्या 8 कोशिका बन जाएगी। अब 8 कोशिका बन गई, फिर उसके बाद क्या बनेगा 16, 32, 64 ऐसे कोशिकाओं का समूह बनता जाएगा, कोशिकाओं का समूह बनता जाएगा। तो दोस्तों लगभग क्या 32 से 64 कोशिकाओं का समूह अगर बन गया रहता है, कितना 32 से 64 कोशिकाओं का समूह बन गया रहता है, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 32 से 64 कोशिकाओं का समूह बन जाता है। कितना 32 से 64 कोशिकाओं का समूह बन जाता है। अगर 32 से 64 कोशिकाओं का समूह बन गया रहता है तो दोस्तों मैं बात करूं, उस स्टेज को हम बोलते हैं क्या, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। उस संरचना को बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। अब सिस्ट के अर्थ क्या होता है दोस्तों, गांठ। सिस्ट का अर्थ क्या होता है, गांठ या सेलुलर मास। क्या, कोशिकाओं का एक संग्रह होता है, सेलुलर मास कहते हैं इसको, या हम बोलते हैं उसको, नॉर्मली हम एकदम बात करें तो जो हम अपनी आम भाषा में जिसको हम समझ सकते हैं वो होती है गांठ। तो दोस्तों अगर हम उसको गांठ बोल रहे हैं, सेलुलर मास बोल रहे हैं, तो उसका मतलब वो कोशिकाओं का समूह पूर्ण रूप से बन चुका है। क्या बन गया है, कोशिकाओं का समूह बन गया है। और वो कोशिकाओं का समूह जो होता है दोस्तों, उसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है, क्लीवेज होता है, उसके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। क्या बोला जाता है दोस्तों, ब्लास्टोसील कैविटी। तो मैं यहाँ पर अब आपको मैं इसको मार्क कर रहा हूं दोस्तों, ये होती है इंडोमेट्रियम। क्या होती है दोस्तों, ये होती है इंडोमेट्रियम। अब इंडोमेट्रियम क्या है दोस्तों, देखो ये जो क्या डार्क ब्लैक एरिया दिख रहा है, ये क्या होता है एंडोमेट्रियम। मतलब कि क्या होती है, जो आपका यूट्रस है उसके अंदर का जो ओपनिंग होगी और अंदर की जो लाइनिंग होगी उसको, अब मैंने पहले ही बता दिया था, अगर क्या होती है कि कोई भी सरफेस हो उसमें एक कवरिंग होती है। कवरिंग मतलब क्या, बाहर से, लेकिन एक लाइनिंग होती है जो अंदर वाले स्ट्रक्चर को कवर करती है। जैसे क्या मैं बताऊं, ये अगर मैं एक पाइप बना दिया तो एक क्या होती है, इसकी कवरिंग होती है, एक कवरिंग होती है, और ये जो अंदर का सरफेस है इसको हम लाइनिंग बोलते हैं। तो जो ये बाहर का सरफेस है इसको कवरिंग बोलेंगे, लेकिन जो ये अंदर का सरफेस है इसको क्या बोलेंगे, लाइनिंग बोलेंगे दोस्तों। तो जो इसकी लाइनिंग होती है, मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए अब हम पहुंचा दिए हैं क्या इसको यहाँ पर यूट्रस में, किसको, जो आपका ये ब्लास्टुला बन गया है। क्या बन गया है, ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला यहाँ पर आ गया है तो दोस्तों एक क्या होती है, जो यूट्रस होता है उसकी 3 दीवार होती है। यूट्रस की 3 दीवार होती है, या यूट्रस की जो दीवार होती है वो 3 परत से बनी होती है। कितने, 3 परत से बनी होती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो इनर लेयर है इसको हम बोलते हैं क्या, इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये क्या होती है इंडोमेट्रियम। और साथ ही साथ ये जो क्या मिडल लेयर है, देखिए ये मिडल लेयर काफी मोटी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूट्राइन वाल कितनी वाल से बनी होती है, कितनी परत से बनी होती है, नाम बताइए दोस्तों। तो एक क्या होता है इंडोमेट्रियम वाल, और ये क्या हो गई मायोमेट्रियम। उसके बाद ये जो लास्ट वाली लेयर है, ये मैं बात करूं, ये देखिए, और क्या ये देखिए, इसको हम बोलेंगे क्या, पेरीमेट्रियम। तो दोस्तों मैंने पहले हमेशा आपको बताया है, पेरी मतलब क्या होता है चारों, और इंडो मतलब क्या होता है भीतर, मायो मतलब क्या होता है बच्चे, मायो मीन्स होता है मसल या मस्कुलर लेयर होती है, और ये कहां पर है, मिडिल में। कहां पर है, मिडिल में। मायो मतलब क्या होता है मस्कुलर, और क्या मिडिल में होती है, पेशीय स्तर होती है, मिडिल में होती है। तो आगे की हम बात तो दोस्तों मैं बात करूं, जो एंडोमेट्रियम होती है वो 2 लेयर से बनी होती है। एक होती है लैमिना प्रोपिया और दूसरी लेयर होती है, देखो अगर देखा जाए तो बहुत ही मेम्ब्रेनस होती है, पतली होती है। एक होती है एपिथेलियल लेयर होती है, दूसरी क्या होती है लैमिना प्रोपिया। क्या होती है, लैमिना प्रोपिया और एपिथेलियल लेयर। अब देखिए ये इंडोमेट्रियम इतना है, तो इसका जो ये वाला सरफेस है, अंदर वाला सरफेस है, वो बना होता है आपका एपिथेलियल सेल से। किससे, एपिथेलियल सेल से।
और जो इस साइड वाला सरफेस है, अंदर की जो मायोमेट्रियम के एरिया वाला सरफेस है, ये बना होता है आपका लैमिना पोरोपिया से। तो दोस्तों जो आपका एंडोमेट्रियम वाला जो क्या इनर सरफेस है, जिसको हम एपिथेलियल सरफेस कहा जाता है, तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो स्रावी नेचर की होती हैं, वो पदार्थों का श्रवण करती हैं, और वो पदार्थों का श्रवण करती है तो कुछ यहाँ पर ऐसे पदार्थ का श्रवण किया जाता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों यूट्राइन मिल्क बोलते हैं। क्या कहते हैं? यूट्राइन मिल्क। तो जो इसकी इंटरनल वॉल होती है, एपिथेलियल वॉल होती है, वो क्या करती है कि यूट्राइन मिल्क सिक्रीट करती है, किसके लिए? बेबी के नरिशमेंट के लिए, या डेवलपिंग बेबी के डेवलपिंग एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। उसको बोला जाता है यूट्राइन मिल्क। कहां से स्रावित होता है? यूटेरस से। तो दोस्तों हम देखते हैं यूटेरस भी क्या 3 पार्ट में डिवाइड है। इसको फंडस बोलते हैं, इस एरिया को उभरा हुआ जो ऊपर का एरिया होता है उसको फंडस बोलते हैं, और जो एक है मेन एरिया इसको बॉडी बोलते हैं। उसके बाद क्या ये क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखते हैं हम बात करते हैं दोस्तों, ये इतना एरिया तो उसको सर्विक्स बोलते हैं, इतना का एरिया को सर्विक्स बोलते हैं, और ये जो एक इतनी सी एरिया दिख रहा है पाइप जैसा, इसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वाइकल कैनाल। ठीक है। उसके नीचे क्या होता है या उसके बाहर होता है वजाइना। ठीक है। तो इतनी सी बात कर रहे हैं तो हमारे सॉरी मैंने क्या यहाँ पर इसको छोड़ दिया था। अब अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी के बाद क्या आ जाता है दोस्तों? एक गर्भाशय। क्या आता है? गर्भाशय। तो दोस्तों एक गर्भाशय हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है? ग्रीवा। अब ग्रीवा की भी संख्या कितनी है? एक ही है। और ग्रीवा के बाद क्या आ जाता है दोस्तों? योनि, जिसको वाजाइना कहा जाता है, योनि। और उसके साथ ही साथ क्या होता है? एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां। तो दोस्तों ये जो स्तन ग्रंथियां होती हैं ये भी क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होती है। मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था। तो दोस्तों स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं? जो बेबी के बॉर्न होता है उसको फीड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसको भी क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है। अब योनि के अलावा क्या होता है? जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल जेनिटलिया। बाह्य जननांग, एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको हम बोलते हैं बाह्य जननांग या वल्वा, इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? वल्वा। तो दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसको क्या आप हिंदी सर्च कर लीजिएगा। अब इसके मैं बात करता हूं। जो एक जोड़ी अंडाशय है इसको छोड़ दीजिए, एक जोड़ी अंडाशय है इसको छोड़ दीजिए, इस ओवरी को छोड़ दीजिए। बाकी ये जो होती है दोस्तों एक फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। मैं बात करता हूं यहां पर, मैं थोड़ा सा आप लोग बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, मैं सारी चीज को यहाँ पर कवर कर रहा हूं। देखिए मैं बोलूंगा यहाँ पर क्या रिप्रोडक्टिव डक्ट बोलते हैं। क्या बोल देंगे? रिप्रोडक्टिव डक्ट। बच्चों को समझ में आ रहा होगा जो क्या पढ़ रहे होंगे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ए रिप्रोडक्टिव डक्ट मतलब कि जो जनन नलिका है, जनन नलिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? यहाँ पर आपका फैलोपियन ट्यूब। तो दोस्तों फैलोपियन ट्यूब को मैं एफटी लिख रहा हूं, यहां पर मैं क्या फैलोपियन ट्यूब लिखा हूं। कहां गया? रिमूव कर दिया। चलो ठीक है, रिमूव कर दिया। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं कि फैलोपियन ट्यूब। दोस्तों इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है यूटेरस। क्या होता है? यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस। उसके बाद क्या आता है? सर्विक्स। उसके बाद क्या आता है? वजाइना। ठीक है। तो दोस्तों ये चारों जो है इसको बोला जाएगा रिप्रोडक्टिव डक्ट, या हम बोलेंगे जनन कैनाल, जनन नलिका बोलेंगे। अब नलिका क्योंकि ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी ट्यूब लाइक है, सर्विक्स भी और क्या वजाइना भी, ये सभी क्या डक्ट्स है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर जो मेन पॉइंट है हमारा वो क्या होता है? ओवरी। ओवरी की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। अब ओवरी को हम बोलते हैं क्या दोस्तों? यहाँ पर प्राइमरी सेक्स
ऑर्गन, क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और मैंने पिछली क्लास में बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, जहां से ओवम या मैं बात करूं जहां से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये उसी अंग को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो दोस्तों वे जनन अंग जहां से युग्मकों का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। तो जो ओवरी है यहां से ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम का डेवलपमेंट इसमें होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो दोस्तों हम क्या यहां पर हम बात किए ओवरी का फंक्शन क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन। क्या ओवम का फॉर्मेशन साथ ही साथ क्या करता है, कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है। वो हार्मोन्स का नाम क्या होता है, मैंने बात की थी, वो हार्मोन्स है एंड्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। क्या है, एंड्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन, यहीं से कुछ और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मैं बात करूंगा यहां से हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं आपके एफएसएच और कुछ क्या अदर हार्मोन से, मैं सारी चीज को वहां पर बात करूंगा दोस्तों। और क्या नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा ओवरी पर, ओवरी का स्ट्रक्चर, ओवरी के फंक्शन पे बड़ी बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं क्या पूरा डिटेल में बात करूंगा किसकी, ओवरी की। अभी तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए दोस्तों आप उस टॉपिक को मेंशन करते रहिए। और क्या फिर उसके बाद मैं जेनेटिक्स को कवर करने वाला हूँ। जेनेटिक्स से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इन सबसे तो जाहिर सी बात है एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या जो वहां पर क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या क्वेश्चन है, उसके बाद में बात करूं कुछ क्या है आपके मेंडल्स लॉ है, मेंडलियन लॉ है, उसका मेंडलिज्म है। तो उन सारी बातों पर क्वेश्चन पूछे जाते थे दोस्तों। मैं आपका जो आगे आने वाले सेशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इसके लिए क्या चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों अब क्या अगर आप इंटरेस्टेड हो तब क्या आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर नहीं आपको अच्छा लगता है, अगर आपको पढ़ना, अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, अगर क्या यहाँ पर कुछ नहीं समझ तो एक दो दिन अपना समय लगाएं। अगर क्या समझ में आने लगे तो ठीक है, अगर फिर भी ना आया तो दोस्तों आप रिक्वेस्ट करेंगे आप कोई और चैनल को विजिट कर सकते हैं या कहीं और से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं से भी पढ़ाई करना, लेकिन क्या बुक का सहारा जरूर लेना, क्योंकि दोस्तों जितनी चीजें बुक में है वो क्या किसी के अंदर नहीं होगी। अगर आप बुक में कोई चीज खोजोगे शायद क्या कुछ ना कुछ चीजें आपको नहीं मिलती रहेंगी। तो दोस्तों और अपनी पढ़ाई करते रहिए। और क्या जो चीजें हैं जहां से समझ में आए उसको वहां से आप प्राप्त कीजिए। जरूरी नहीं है कि किसी एक को क्या मतलब सब कुछ समझ लीजिए, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा काम क्या है, मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मेरा काम है कि मैं बायोलॉजी को एक सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँ। क्योंकि जो हमारे रूरल एरिया में बहुत सारे क्या टीचर्स हैं, मैं देखता हूँ कि जो कंप्लीट बायोलॉजी को नहीं पढ़ाते हैं, नहीं बताते हैं सारी चीजों को। तो मैं वो भाषा को मैं सरल करना चाहता हूँ। और क्या आगे की राहें मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या अगर क्या इन सारी चीज को मैं तैयारी किया हूँ और मैं तैयार करवा रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि आगे के जो बच्चे बाहर जाकर के जिसको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, नीट की तैयारी करते हैं, उनको जल्दी समझ में नहीं आती है, तो उन सारी चीज को मैं उनके अंदर पहले से ही डेवलप करता हूँ। इसीलिए हमारे यहाँ जो मतलब कि 11th के बच्चे होते हैं उनमें सारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरी यही आती है कि मैं कहीं पर भी पढ़ाने जाता हूँ ऑफलाइन सेंटर में, वहां पर ये प्रॉब्लम होती है, सर आप क्या इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आप हिंदी को यूज करिए। तो दोस्तों मैं यही बात कर रहा हूँ, तो अगर आप अभी नहीं सीखोगे तो आगे करना क्या है, अभी तो आप क्या शुरुआत किए हो, आगे तो आपको एक डॉक्टर बनना है। और एक डॉक्टर बनने के लिए अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्या किया है, वो भी क्या अपनी बायोलॉजी की इंग्लिश एकदम आसान है। तो दोस्तों जितना आपको सिखाया जाए आप उतना क्या सीखते रहो। इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है दोस्तों, अगर क्या तैयारी करोगे ना सब कुछ क्या है आपकी बायोलॉजी आसानी से आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो बायोलॉजी है ना वो नहीं आए तो किसको आए, वो आपको नहीं आएगी तो किसको आएगी यार, क्योंकि वो तो आपकी बॉडी है ना। अगर जो अपनी बॉडी को नहीं समझ सकता है तो क्या कर सकता है, सारी चीज आपकी बॉडी के अंदर है। आप क्या उसको विजुलाइज कीजिए, उसको क्या महसूस कीजिए कि हमारे कौन से ऑर्गन कैसे वर्क करते हैं, कब क्या क्या कैसे होता है। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर होने लगी, अगर आप ज्ञान प्राप्त करने लगे, जाहिर सी बात है आप क्या बहुत अच्छा कर जाओगे एक दिन। तो दोस्तों बस क्या मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप क्या मेहनत कीजिए और क्या लगन से खूब अच्छी तरीके से बायोलॉजी बस क्या महसूस करना है, बाकी और कुछ है नहीं, एक कहानी है, आप उसको महसूस कीजिए, उसको समझो, बाकी सब कुछ तो आगे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे अब बात करता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या होते हैं, ये जो आपके ऑर्गन से लिखे गए हैं दोस्तों, एक मिल करके क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फारेस बनाते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो
आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या होते हैं, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अंडाशय होता है जो क्या करता है दोस्तों, ओवम का प्रोडक्शन करता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा ओवेरी के बारे में, जब अकेले में बात करूंगा तब मैं बताऊंगा ओवेरी से ओवम का प्रोडक्शन कैसे होता है, ओवेरी से ओवम का प्रोडक्शन बताएंगे, फिर उसी में हो सकता है तो मैं कवर कर दूंगा। तो मैं दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर क्या नेक्स्ट वीडियो में ओवेरी के बारे में, अगर हो सकता है तो मैं वहीं पर क्या मेंसेस के बारे में बात कर लूंगा। दोस्तों जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं और क्या मेंसेस ग्राफ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को वो बताता है। तो और क्या जो 28 डेज का पीरियड होता है उसके एक एक दिन के जो क्या साइकिल्स होते हैं उसको बता देता है। तो वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और क्या जब तक ना समझें जरूर क्या उसको प्रयास कीजिएगा। और ये स्ट्रक्चर जैसे बच्चों कुछ बच्चे अगर क्या वाइवा के लिए क्या चार्ट में ये स्ट्रक्चर बनाए तो उनके लिए तो बड़ी बेस्ट की बात हो गई है, वो तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि इतनी चीज तो हमारे बन गया। हमारा जो क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये हो गया। उसके बाद क्या एक जितने भी हैं हमारे क्या सेकेंडरी डक्ट्स हैं या हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट हैं, क्या कहेंगे रिप्रोडक्टिव डक्ट या एसेसरी डक्ट कहेंगे, सहायक नलिकाएं हैं जो क्या जनन में सहायक करती है। अब दोस्तों ये जो क्या होता है ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट जो फीमेल में 2 ब्रेस्ट होते हैं उनका क्या कार्य होता है, वो जो बेबी केयर के लिए होता है। जब क्या बेबी बॉर्न करता है तो उसके केयर के लिए उसको मिल्क फीड कराने के लिए प्रेजेंट होते हैं क्या ब्रेस्ट। तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों किसमें, बेबी केयर में। उसके बाद क्या हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन में, क्योंकि रिप्रोडक्शन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बेबी को जन्म देना। अगर कोई बेबी बन रहा है तो जाहिर सी बात उसको केयर करना पड़ेगा और केयर करने के लिए बेस्ट है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ही शामिल किया गया है इसको ब्रेस्ट को। उसके बाद की बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो मतलब वे जननांग जो फीमेल में बाहर से दिखते रहते हैं उसको एक्सटर्नल जेनिटलिया कहा जाता है। जैसे लेबिया मेजोरा, पीवी से लेबिया मेजोरा और उसके बाद क्या लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस। दोस्तों लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस ये सभी क्या होते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के संपर्क में रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे की। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। यहाँ पर क्या हो गया एंडोमेट्रियम की बात चल रही थी। एंडोमेट्रियम में मैं बात कर रहा था दोस्तों कि जो इसकी इंटरनल वॉल होती है वो क्या करती है दोस्तों, कुछ मटेरियल्स को सिक्रेट करती है जो क्या डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करते हैं या नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। या मैंने उसको बोला था दोस्तों यूट्राइन मिल्क, क्या बोला था, गर्भाशयी दुग्ध या यूट्राइन मिल्क जो करता है यहाँ पर क्या एम्ब्रियो केयर के लिए प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों अब क्या एम्ब्रियो जो जुड़ता है, जो प्लेसेंटा बनता है, कहाँ से बनता है। तो दोस्तों मैं बात करूं अगर क्या ये जो देखो ये जितनी भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है दोस्तों वही ये जो एंडोमेट्रियम में बहुत ही बेस्ट रिजनरेटिव टिश्यू होता है या रिजनरेटिव लेयर होती है। मैं बात करूं रिजनरेटिव लेयर मतलब डिस्ट्रॉय होगी फिर से बनेगी, डिस्ट्रॉय होगी फिर से बनेगी, अर्थात कि इसमें एक साइक्लिक चेंजेज होते रहते हैं। क्या होता है, एक साइक्लिक चेंजेज होता रहता है, मतलब कि एक टूटती रहती है और बनती रहती है और इसी को दो बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्रत्येक 28 डेज पर क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक 28 डेज पर क्या होती है ये एंडोमेट्रियम टूटती है। फिर उसके बाद क्या 3 से 5 दिन तक ये टूटती रहती है, रिलीज होती रहती है, फिर उसके बाद ये रीजनरेट होती है, पुनः से निर्मित होती है। तो दोस्तों एक प्रकार के रिजनरेटिव टिश्यू होता है और इसी की रिजनरेशन को हम बात करते हैं दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एंडोमेट्रियम का प्रति माह टूट करके योनि द्वारा स्रावित होना मासिक चक्र कहलाता है। तो दोस्तों जब मैं क्या ओवरी कवर करूंगा, फिर उसके बाद जब मैं क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल को कवर करूंगा, मेंस्ट्रुएशन ग्राफ में बात करूंगा, तो वहां पर मैं इस बात को क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट करके योनि द्वारा क्या होती है रिलीज होती है। अब देख सकते हैं दोस्तों इसके अलावा जहां पर ओपनिंग दिख रही होगी उसी से तो क्या रिलीज हो सकता है ना दोस्तों। तो ये होगा इस साइड से रिलीज, तो इसको वाइजाइनल ओपनिंग कहा जाता है। क्या वाइजाइनल ओपनिंग, वह ओपनिंग जहां से क्या मतलब कि मेंस्ट्रुएशन या मासिक चक्र के दौरान जो क्या फ्लूइड रिलीज होते हैं वो कहां से, जो ब्लीडिंग होती है वो कहां से होती है, वाइजाइना के द्वारा। तो दोस्तों और क्या, तो जो वाइजाइना का कार्य होता है, जो डक्ट कार्य होता है, वो 2-3 कार्य होते हैं। मैं बात करूं पहले तो मेंस्ट्रुएशन रिलीज के लिए, दूसरा क्या है दोस्तों कि
बेबी बर्थ के लिए, इसी से बेबी की बर्थ भी होगी। और उसके बाद जो मेन रोल प्ले करने वाला है दोस्तों, जो उसका मेन ऑर्गन है, मेन फंक्शन है, वो क्या होता है, ये फीमेल में मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। मुख्य मैथुन अंग जो होता है वो क्या होती है, वजाइना। मुख्य मैथुन अंग क्या होती है, वजाइना, जहां पर क्या मैथुन किया जाता है। और यहाँ पर के जब सीमेन रिलीज होता है तो वो क्या होता है, स्पर्म इसके आगे पहुंच करके फर्टिलाइजेशन करते हैं और बेबी का बॉर्न होता है। तो दोस्तों इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ की है। अब ये एंडोमेट्रियम बार बार टूट करके क्या होती है दोस्तों, बनती रहती है। तो इसमें जो परिवर्तन होता है, टूट करके बाहर ले लेते हैं, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो बस यहाँ पर इतना ही। अब उसके बाद दोस्तों जो ये बेबी जब यहाँ पर मतलब कि ये जो ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला ही जो होती है दोस्तों, वो क्या यूट्राइन वाल से जुड़ जाती है। किससे, यूट्राइन वाल से जुड़ जाती है। यूट्राइन वाल क्या है, आपकी एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम से कुछ का प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या विलाई बोलते हैं। तो जो क्या यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम होते हैं, वहां पर कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिसको विलाई बोलते हैं। और क्या, जो यहाँ पर दोस्तों जो मैं बात करूं, जो 32 से 64 कोशिकाओं का समूह जो बना होता है, जिसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, यहाँ से इसकी कोरियन लेयर और एम्नियोन लेयर बनती है। तो जो कोरियन लेयर होती है वहां से बनते हैं कुछ क्या, कोरियानिक विलाई। क्या होते हैं दोस्तों, कोरियानिक विलाई। अब देखो इसमें विलाई बन गया, और इसमें ये दोनों क्या होते हैं, यूट्राइन। देखो ये जो क्या है, यूटेरस की एंडोमेट्रियम है, वहां पर कुछ प्रोजेक्शन है। और क्या जो ये बना है, इसमें क्या बन गई है दोस्तों, ऐसे से क्या बन जाती है, विलाई। अब ये विलाई क्या है, कोरियानिक विलाई, और दोनों क्या होते हैं, ऐसे एम्बीडेड हो जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये आच्छादित हो गए, एम्बेडेड हो गए। तो दोस्तों अब यहाँ से ये जुड़ गया, और इसके ऊपर क्या होती है, एक मेम्ब्रेनस लेयर बनने लगती है। क्या होती है दोस्तों, एक मेम्ब्रेनस लेयर बनने लगती है, जो बाद में क्या बना देती है, कि जो बना देती है क्या, प्लेसेंटा। तो दोस्तों यहाँ से प्लेसेंटा निर्माण हो जाएगा, तो बेबी यहाँ से जुड़ जाएगा। तो अब 9th मंथ क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा। 9 महीने तक बेबी का डेवलपमेंट होगा। और जब बेबी कंप्लीटली डेवलप कर जाएगा दोस्तों, तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं माइंड द्वारा। तो दोस्तों ये जो इसकी दूसरी वाल है, जो दूसरी वाल है वो पेशीय स्तर होती है, जिसको हमने बोला क्या, मायोमेट्रियम। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से ये देखिए मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से इसको बोला गया है क्या, मायोमेट्रियम। ये एरिया है, देख रहे हैं, ये एरिया क्या होता है, मायोमेट्रियम का ये चौड़ा एरिया होता है, बहुत ही ब्रॉड एरिया होता है। वो किससे बना होता है बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ, ये मायो को मैंने बताया पहले ही, अर्थ क्या होता है, मस्कुलर। क्या होता है, मस्कुलर, मतलब क्या होता है, पेशीय। कैसा होता है, पेशियों का। और ये कैसी पेशियां हैं दोस्तों, ये होती हैं आपके स्मूथ मसल्स। किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती हैं। और स्मूथ मसल का मेन रोल क्या होता है दोस्तों, ड्यूरिंग डिलीवरी, क्या, ड्यूरिंग डिलीवरी हाईली कंट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन का कार्य करती है। जो स्मूथ मसल्स होती हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पर जब बेबी बर्न करना रहता है, तो उस समय अत्यधिक तेजी के साथ क्या, स्ट्रांगली क्या करती है, बहुत तेजी क्या, संकुचित होती है, कंट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। जिससे क्या होता है, अब इसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगर होगा, तो बेबी के जो यहाँ पर डिलीवरी टाइम है, उसमें क्या, डिलीवरी में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जब कहते हैं कि पेन अगर स्टार्ट हो गया, तो बेबी आसानी से बॉर्न कर सकता है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो जो दोस्तों यहाँ पर जो पेन कोर लाने वाला है, वो क्या होता है, इस वाल में, मायोमेट्रियम में हाईली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन और प्रकुंचन। अब देखो, जबकि इसमें संकुचन और फैलेगा और संकुचित होगा और क्या फैलेगा, तो इसमें जो बेबी होगा वो आगे की ओर क्या होगा दोस्तों, आगे की ओर खिसकेगा। तो दोस्तों जैसे ही क्या समझो, अब देखो अब कहोगे आगे दोस्तों, यहाँ पर भी मायोमेट्रियम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी मायोमेट्रियम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी। तो जब क्या कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो जाहिर सी बात है बेबी क्या आगे की ओर बढ़ेगा, और धीरे धीरे बेबी क्या कर जाएगा, बॉर्न कर जाएगा, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। तो डिलीवरी में पेन होना बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा पेन होता है, शायद क्या आप लोग कभी महसूस नहीं कर सकते, उसको तो एक माँ ही समझ सकती है। जो क्या, माँ पिता आपके लाइफ में जितना मायने रखते हैं, उतना मायने आपकी पूरी लाइफ में कुछ नहीं है। माँ पिता से बढ़ कर के इस लाइफ में कुछ है ही नहीं। जाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा भगवान ही सब कुछ है, लेकिन मैं बात करता हूँ, हमारा भगवान ही सब कुछ है, लेकिन हमारा भगवान जो है वो हमारे मम्मी पापा हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको आपके फैमिली के मेम्बर से प्रेम से रहना चाहिए, और फैमिली मेम्बर को बहुत ही मतलब कि
उनकी बातों को मानिए, उनको कभी क्योंकि आपके फैमिली के मेम्बर हैं, जाहिर सी बात है आपको कभी भी गलत करने के लिए नहीं प्रेरित करेंगे। जो अगर वो बताएंगे शायद आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों कभी भी मतलब कि अपने माँ पिता को ये ना महसूस होने देना कि आप क्या गलत हो। मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता उनके लिए क्या हमारी भावनाएं होती हैं। बस मैं आगे टॉपिक पर आता हूँ, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या अब बेबी को बॉर्न हो जाएगा। मैंने यहाँ पर मेंसेज कैसे होता है ये मैंने बताया। मेंसेज का जब मैं अलग टॉपिक बताऊंगा तो वहाँ पर बढ़िया से बताऊंगा। और उसके बाद मैंने क्या यहाँ पर यूट्राइन वॉल के बारे में मैंने बताया, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऐसे ऐसे होता है। और देखिए तो दोस्तों यहाँ पर और जो टॉपिक बचे हैं हमारा पेरीमेट्रियम, तो उसका ज़्यादा कोई रोल है नहीं। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर रोल है दोस्तों कि एक्सटर्नल और इंटरनल, जो इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है उसको इंटरनल ऑस कहा जाता है। जो आउटर इस जो सर्विक्स है, सर्विक्स की इंटरनल ओपनिंग को क्या बोला जाता है दोस्तों, इंटरनल ऑस। और क्या इसकी आउटर ओपनिंग को जो वाजाइना में ओपन होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। अब दोस्तों ये क्या होता है, इतना वाजाइनल कैनाल है जहां पर क्या पेनिस इंटर करता है और क्या मैथुन क्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेनिस इंटर करता है, यहाँ पर मैथुन क्रिया होती है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ कि एक क्या मतलब की बात होती है वर्जिनिटी की। जो वर्जिनिटी होती है दोस्तों, जो क्या मतलब कि फीमेल होती है, जैसे कि 11-12 के एज की जो होती है, जैसे कि फर्स्ट टाइम फीमेल में मैसेज आता है उस टाइम की जो फीमेल होती है, या मतलब कि जो फीमेल होती है उनकी जो वाजाइनल ओपनिंग होती है, एक क्या होती है वाजाइनल ओपनिंग, वो एक पतली सी मेम्ब्रेन द्वारा क्या होती है दोस्तों कवर्ड होती है। एक क्या होती है पतली सी मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होती है जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, हाइमेन। तो दोस्तों एक जो उसकी वाजाइनल ओपनिंग होती है वो पतली सी मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होती है जिसको हाइमेन बोलते हैं। और ये शायद कुछ लोग क्या इसको मानते हैं कि जो क्या हाइमेन का प्रेजेंस हो और क्या इम्प्रेजेंस वो वर्जिनिटी को शो करती है, इसकी बात करते हैं। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ से अवेयर कर दूं, तो दोस्तों हाइमेन की प्रेजेंस या इम्प्रेजेंस कोई भी वर्जिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, वर्जिनिटी को वो शो नहीं करती। क्योंकि ये जो क्या हाइमेन है तो ये क्या ड्यूरिंग फर्स्ट कॉपुलेशन, या मतलब कि मतलब कोई फीमेल जब फर्स्ट टाइम किसी मेल के साथ क्या सेक्स करती है तब क्या एक हाइमेन टूट जाती है। इसके अलावा भी क्या बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो करते वक्त क्या फीमेल में ये हाइमेन रप्चर्ड हो जाती है। तो मैं उसकी बात करूं तो दोस्तों जैसे कोई फीमेल है, अगर क्या वो मतलब स्पोर्ट फीमेल है, साइकिलिंग करती है या मतलब राइडिंग करती है या मतलब कि जैसे कि रनिंग करती है, तो उस टाइम पर भी क्या होते हैं उनकी जो ए हाइमेन होती है वो इम्प्रेजेंस होती है, वो क्या रप्चर्ड हो सकती है। तो दोस्तों अगर क्या हाइमेन या प्रेजेंट हो या इम्प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम उसको फीमेल को ये नहीं दोष दे सकते हैं कि और सेक्सुअल प्रैक्टिशनर है या वैसे भी मैं किसी को कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यही चीज को मैं आपको अवेयर करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे मतलब कि पुराने जो ख्यालों थे, हमारे जो पुरानी रीतियाँ थी, उनमें क्या ये सारी चीज बहुत मायने रखती थी। इन पर क्या बहुत सारी चर्चाएं थी। तो शादी उदी करने से पहले या शादी करने के बाद फर्स्ट टाइम पे क्या कैसे किया जाता था। तो दोस्तों इन सारी बातों को आप क्या मतलब कि बुक से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों। तो एक क्या होती है सर्वाइकल कैनाल हो गई दोस्तों, उसके बाद इतने को सर्विक्स कहते हैं, इतनी एरिया को इंटरनल को इसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, यूटेरस की बॉडी होती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें शायद यहाँ पर कवर हो गई हैं। अगर क्या दोस्तों आपको यहाँ पर और कुछ चाहिए तो आप क्या इसको मतलब कि आपके अगर कुछ और क्वेश्चन है आप क्या कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं वहां से आपको जवाब दे दूंगा। तो शायद क्या दोस्तों सारी चीज कवर हो गई है। फीमेल का फंक्शन क्या होता है, ओवम को रिसीव करना, और क्या यहाँ से ओवेरी क्या होता है, ओवम का डेवलपमेंट करता है। और दोस्तों मैं बात करूँ जो ओवम डेवलप होने के बाद क्या 14वें दिन क्या होता है, ये ओवरी से क्या बाहर रिलीज होता है जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं या अंडोत्सर्ग बोलते हैं। और क्या ओवम अंदर जा करके इसके फीमेल द्वारा रिसीव करके यहाँ पर जाता है, उसका क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, यहाँ से जुड़ता है। तो दोस्तों ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो मैं आगे अब बात करने वाला हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा ओवरी पर, अंडाशय पर। तो दोस्तों तैयार रहना, आप लोग को मैं एक नए वीडियो के साथ मिलने वाला हूं। और मैं बात कर रहा हूँ बस बच्चों, एक बार आपसे फिर से अगर आपको ये बातें समझ में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे भी बच्चे क्या एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सहायता होगी। तो दोस्तों बस
आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और क्या, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसका इंतजार कीजिए। मतलब कि कल की डेट में जरूर वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।